कल वाला अवकलन वाला क्वेश्चन हो गया वो? कल अवकलन वाला क्वेश्चन दिया था जो, मैंने कहा था इस फॉर्मूले से होगा। एन का क्वेश्चन था, कौन सा था वो? शायद 73 था। कर लिया क्या? अभी क्वेश्चन नंबर 73 कर लिया क्या? क्यों? आपने तो कहा था कि हम कर लेंगे। सेवेंटी थ्री हो गया क्या? अजी 73 हो गया? किया नहीं किया? दो तीन क्वेश्चन करा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट और बचे हुए हैं, जो आपको दिक्कत देंगे। और तो लगभग सभी करा ही चुके थे। 75 मैंने करा दिया था क्या? 75 भी नहीं करवाया? हाँ जी। सेवेंटी 73, 75। और तो लगभग कर ही चुके हो, उनमें तो और कोई दिक्कत है ही नहीं। ये करा दिया था क्या, ये वाला? देखो, कल ही मैंने बताया था, जब प्रारंभिक मान पर डेरिवेटिव ज्ञात करना है। किस पर? प्रारंभिक मान पर अगर आपको क्या ज्ञात करना है? डेरिवेटिव। अगर प्रारंभिक मान पर यानी x बराबर 0 पर या x बराबर a पर अगर डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो कल हमने आपको बताया था फॉर्मूला dy/dx एट x इक्वल्स टू x नॉट, यानी कि प्रारंभिक मान पर ये आया था आपका 1/h। ये तो था। फिर ये कितना था बोलो? डेल y नॉट माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का डेल क्यू अपॉन 3 माइनस का डेल 4 अपॉन 4 और प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार ये वाई नॉट था, इनिशियल वैल्यू। ये फॉर्मूला आप जानते हो, सब कुछ दे ही रखा होता है, तो टेबल बनानी होती है आपको। इधर x का मान है, इधर y का मान है। केवल y के मान ले लेना वहाँ पर। तो 4, 8, 15, 7, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 8, 15, 7, 6। यही तो था। अब ये करने के बाद आपको निकालना है डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई। अजी डेल वाई बोलो कैसे निकलता है? इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 4। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 7। ये आता है आपका 4 और ये आएगा आपका कितना? 7। ये कितना आएगा बोलो? और ये कितना आएगा? -1। नेक्स्ट निकालिए, ये कितना आएगा? 3। ये माइनस का 15, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का 7। -1 प्लस का 8 तो प्लस का 7। इसमें से इसको घटाओ, माइनस का 18। इसमें से इसको घटाओ, 15 और 7 22। अजी नेक्स्ट निकालिए, 22 और 18 40। ये हो जाएगा आपका डेल क्यू वाई और ये हो जाता है आपका डेल 4y। यही आएगा ना? 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर और 4 पर वैल्यू दे रखी थी।
देखो सही घटाया है ना आपने। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। अब देखो यहाँ h बोलो कितना है, h इनका अंतर चल रहा है 1, तो h बराबर तो आ गया 1। x नॉट कितना है, ये x नॉट है, ये क्या है बोलो, y नॉट है। और टेबल जो जानते हो आप, डेल वाली आगे की तरफ चलती है, इस प्रकार चलती है। हाँ जी, इस प्रकार टेबल चलती है, ये तो चलती है। अब ये वैल्यू जो आपको पता है, वहाँ तो केवल कुछ नहीं करना होता, जैसे ये टेबल बनी आएगी, यहीं निकाल लेना इनका अंतर, यहाँ 4 या -7, इस प्रकार यहीं अंतर निकालते चले जाना नीचे की तरफ, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर दो और आंसर निकालो कितना आता है। तो किस पे निकालना है, 0 पर, तो dy/dx एट ए पॉइंट 0, हाँ जी 1/h, h का मान हो गया 1। हाँ जी डेल y नॉट, डेल y नॉट का मान कितना है बोलो, डेल y नॉट ही तो है, डेल y, और प्रारंभिक वैल्यू कितनी आएगी 4, माइनस डेल स्क्वायर y नॉट, डेल स्क्वायर y नॉट का मान है 3, बटे में कितना है 2, प्लस डेल क्यू y नॉट, डेल क्यू का मान है -18, -18 बटे 3, माइनस डेल 4, डेल 4 का मान कितना है 40, तो ये आएगा 40 बटे 4। यहीं तक खोलना पड़ेगा ये फॉर्मूला, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो कितना आ गया ये 4, ये माइनस का 3 बटे 2, माइनस का 6, माइनस का 10, कितना हो गया बोलो, ये माइनस का 16 और ये प्लस का 4, ये तो माइनस का 16 हो गया और ये प्लस का 4 हो गया, देख माइनस के 12 और ये माइनस का 3 बटे 2, तो कितना हो गया बोलो, 24 और 3 27 आता है, 27 बटे 2। अभी कितना होगा बोलो, 13.5, ये आपका आंसर होगा। अगर प्रारंभिक वैल्यू पे निकलवाए तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देते हो, आप जानते हो। क्वेश्चंस करते रहना, एक आध 2-4 क्वेश्चंस इधर उधर होते हैं और कुछ नहीं होता है, और लगभग सभी करा ही देते हैं बोर्ड पर। फिर भी जो क्वेश्चन ना हो तो हम बता देंगे, आपको डाल देंगे। ये कल दिया था, आप सभी कह रहे थे हम करके देखेंगे सर, करके देखेंगे। कोई है क्लास के अंदर इसने करके देखा है क्वेश्चन? और मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले से होगा, भाई यही तो थी। हाँ जी हो गया ना। हो गया ना। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। कौन आवाज कर रहा है इतनी तेज तेज? कौन सा, कौन सा?
45 तो कराया था ना मैंने, x³ - 2x - 5 बताए हुए ना डायरेक्ट आंसर। कितना था भाई इसका? 7, 2.0897, 2.0 मतलब 2 के नज़दीक था वो मूल। देखो 2 रखते हो ना तो 8 - 4 - 5 - 9 प्लस का 8 - 1 आता है, यानी 0 के नज़दीक आता है। जबकि 3 रखते हो तो बहुत दूर चला जाता है, तो 2 के नज़दीक मिलेगा, यानी 2.08, यानी 2.1 के समथिंग मिलेगा। तो यही क्वेश्चन आंसर होगा इसका सेकंड। अप्रॉक्सीमेशन तक पहुंचा जाता है भाई, दोनों चीज़ें बताई थी मैंने अप्रॉक्सीमेशन तक पहुंचने के लिए। हाँ जी, ये वाले इसमें से इसको घटाया जाता है, 8 - 4 4, 15 - 8 7। अब 7 में 4 को घटाएंगे तो ये आएगा। हाँ, घटाना होता नीचे वाली। अभी जो ऊपर वाली चल रही है ना, ऊपर के संगत वैल्यू चलती है, जो फर्स्ट रो है। सेकंड वाली सेकंड के संगत चलती है, थर्ड वाली थर्ड के संगत चलती है। वो वीडियो देख लेना आप, एन की शुरुआत वाली नहीं देखी आपने शायद। हो गया नहीं, आगे बढ़े। कल क्या था? हाँ जी, 74 का आंसर बताना क्या होगा? 74, ठीक है। अरैखिक हो जाएगा, रैखिक तो है नहीं, x⁻1 होनी चाहिए। और ट्रांसकेंडेंटल के लिए साइन या कॉस या टेन इस प्रकार के पद होने चाहिए, लॉग एक्सपोनेंशियल, वो है नहीं। और x⁻1 होनी चाहिए थी प्रत्येक पद में, वो है नहीं। तो एक ऐसी समीकरण हो जाएगी आपकी, अरैखिक हो जाती है 74 में। नहीं लिखा अभी ये, ठीक है। अजय 74 था, ये सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन था। रैखिक और अरैखिक को चेक करना होता है। x⁻1 होती प्रत्येक पद में जब, तो हम कह देते रैखिक। अभी रैखिक है नहीं तो कैसी है बोलो ये? अरैखिक है। ट्रांसकेंडेंटल है नहीं, इसके लिए साइन कॉस टेन लॉग इस प्रकार की टर्म आनी चाहिए थी, जो कि है नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाता है इसका? सेकंड हो जाता है। बोलो कोई समस्या? बढ़े आगे। ये करा ही दिया था है ना, ये करा दिया था क्या? पुनरावृत्ति विधि का दे रखा है क्वेश्चन, और पुनरावृत्ति संबंध दे रखा है। द्वारा परिभाषित अनुक्रम के लिए स्पष्ट सूत्र ज्ञात कीजिए, जबकि प्रारंभिक प्रतिबंध v1 बराबर 7 है। तो v1 का मान दे रखा है, तो v2 निकाल लेते हैं। क्या दे रखा है? v1 दे रखा है, v2 निकाल देते हैं। जैसे ही v2 निकल जाएगा v3 निकाल देते हैं, फिर एक सीक्वेंस बनती चली जाएगी आपकी निरंतर। तो देखो अजी, n बराबर 2 रखने पर, आवाज नहीं करेंगे, n बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ से आएगा अब आपका v2 बराबर, ये आ जाएगा 2v1 प्लस का 1। तो v1 की वैल्यू कितनी है बोलो? 7 प्लस का 1, ये हो गया आपके पास 7 + 1 यानी कि 15। अब ये आ गया हमारे पास v1 का मान जो है वो, v2 का मान 15 आ गया। देख लो कौन से ऑप्शन से 15 आता है। 2 रखो, ये 2 + 1 यानी कि 8, 8 और 3 11, यहाँ रखो 2, 2 की पावर 4, 16 और 1 17, यहाँ रखेंगे n+1 ही होगा ये, 3 8 24 और 1 25, ये n+1 होगा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, 4 × 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 और 4 × 16 - 1, तो 4 हो जाएगा। 1 हटा लो इसमें से। अब ज़्यादा भी करते इसको तो भी आंसर आता आपका। ये आ गया था आपका 15। ऑप्शन 4 में n बराबर 2 पर
V2 इक्वल टू 15 आता है। इसमें ये 4 थी 12 और 1 थी, ये 14 आ रहा है। n बराबर 2 की बात कर रहे हैं ना। चार थी 12, ये अभी 1 मिनट रुक जाइए, क्यों घबरा रहे हो। V3 निकाल लो, आवाज नहीं, V3 2V2 प्लस 1, 2V2 प्लस का 1। अजी 2V2 की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 1, 30 और 1 31 आना चाहिए। अब इनमें से देखो 31 किससे आ रहा है 3 पर। अब 3 रखोगे 8, 8 चौक 32 और यहाँ से 8 या 24 और 1 25, इसी से आएगा n बराबर 1। और कोई इसी से बन रहा है क्या। एक और यहाँ से रखते हैं 4 चौक 16, या -1 कर देना है। 40 है, 40 दे रखा आंसर, और यहाँ -1 कर दें तो दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे फिर। हाँ कोई भी कर लो, नहीं तो यहाँ अगर या तो यहाँ -1 आता या -1 यहाँ आता, कोई सा भी एक आता। वो कर लेना सही इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 75 में 2 की पावर n, अरे माइनस का 1 कर लीजिए, 2 की पावर n और ये माइनस का 1 कर लीजिए, ठीक है। सेवेंटी 76 तो करा दिया था ना मैंने, है ना, करा दिया था ना, ये लिख लिया सभी ने। हाँ जी 76 कराया था, इसका आंसर क्या बताया था आपको, क्या चीज, फर्स्ट ऑप्शन था। अजी लिख लिया ना। अजी ये मैं कराई चुका था, इसका आंसर फर्स्ट था। लगभग क्वेश्चन तो सभी से हो चुके थे। 0.63 था, 63 था, कल ही बताया था। 77 में इसमें फर्स्ट आएगा, फर्स्ट ही तो आया होगा, सॉल्व किया। ये कराई दिया था, ये कितना था इसका 2.75, कराई दिए थे लगभग क्वेश्चंस तो। xn प्लस 1 बराबर xn माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन।
किसका? दोनों सेम ही है, एक को प्लस कर लेना फिर। एट्टी में करा ही दिए थे लगभग। अजय ये हो गया, ये कराई दिया था। कितना था इसका आंसर? 2 और 3 गुणनखंड आएंगे, 2 और 3। 2 और 3 किस में आते हैं? थर्ड में आते हैं। देखो एक दो, जैसे कि 72 क्वेश्चन है, एक ये है, ये अचार गुणांकों वाले नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको। ये मैंने कराया था शायद, ये कौन सा था? बेसल वाला था। कितना था इसका? 32.8। इसके बाद इसका आंसर कितना था? फोर्थ। हाँ जी, हाँ जी, क्या है? 32.8 इसका फोर्थ था, इसका फर्स्ट था, जो करा चुके हैं। इसका कितना आया था? थर्ड आया था 85 का, ये भी करा दिया था। 84 का तो फोर्थ था ना, कराया था ना, ये कराया था मैंने। डेल 4 यू नॉट का मान 0 आया था। क्लासरूम में कराया 14,641 प्रॉपर्टी से। मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन आए थे सेकंड ग्रेड 2022 में, 14,641 वाली प्रॉपर्टी से। इसका मान आया था इतना। ये क्वेश्चन गलत आया था, म्यू 4 नीचे था, इस कारण डिलीट हुआ, लेकिन म्यू को ऊपर लगा देते हो तो इसका आंसर कितना आया था? 11। ये भी ऑन बोर्ड करा दिया मैंने आपको, सॉल्व है ना, लगभग करा दिए क्वेश्चंस। इसमें लिया जा सकता है 1/3 है, तो परवलय की फॉर्म होती है 88 में, 88 में होती है परवलय की फॉर्म। ये हमेशा देखो लेस देन वाला आता है, हमेशा 2 ही कंपेरिजन होंगे, मोड ऑफ अल्फा 1 लेस देन मोड ऑफ अल्फा 2, 89 में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये कराई दिया था। बोलो 90 का क्या आंसर बताया था मैंने? थर्ड, थर्ड ही तो था। 11/2 इंटू फैक्टोरियल 12, ये कराई दिया था। ये कराया था मैंने b-a/2 की पावर n, फोर्थ था 91 का आंसर। इसका आंसर आता है ca की पावर x माइनस a की पावर x -1 अपॉन x+1, सेकंड आएगा इसका आंसर। अभी करा दे, 2-3 ही क्वेश्चन तो बचे हैं, एक बार लगा लो आंसर। 92 का सेकंड हो गया। ये मैंने क्या बताया था इसका आंसर? फोर्थ आया था। आंसर की में फर्स्ट आ रहा था, वो देख लेना एक बार, मैंने बताया था उसको। फोर्थ था ना, कराया था बोर्ड पे, बताया था उसी दिन। इसका आंसर निकाल के बताया था, कितना आया था? 3 आया था। 94 बोर्ड पे कराई हुई क्वेश्चन से लगभग सभी की सभी, कोई एक आध क्वेश्चन रह जाता होगा। इसका आया था 1/ABC प्लस के, अगला निकालते तो माइनस के 1/ABCD। 95 वही वाला केस था, 1/ABC। 95 और 96 का आंसर। इसके बाद ये मैंने निकाला ही था, कितना आया था? 2h²। 97 फर्स्ट ग्रेड 2014 का क्वेश्चन था, 2h²। इसका पूछा था आपसे क्या? परवर्ती पद, तो
श्रेणी का प्रथम पद पूछा था, तो प्रथम पद कितना आया था बोलो? 15 था। 3-4 विधियों से और कराया था, एक नहीं, अभी तो 3-4 विधियों से कराया था। अजी ये भी मैंने कराया था अनइक्वल इंटरवल्स के लिए, 13 आंसर आया था इसका। न्यूटन विभाजित से भी कराया था, लांगराज से भी कराया था, 99। इसका आया था x + y + z, कराया था ना 100। दो सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त किया जाता है n+1। 101 में था n+1, इसका था x + y + z। इसका तृतीय विभाजित अंतर था, ये कराया था, एक था। पता है कैसे किया था? टेबल बनाते चले गए थे या बिना टेबल से भी कर लिया था, एक आया था। इसका आंसर फोर्थ आएगा, थर्ड आएगा सॉरी, क्योंकि आप जानते हो डेल्टा लगाते हो तो डेल्टा में आता है और म्यू में क्या आता है 1/2, और इसमें भी क्या आता है 1/2, तो 1/2 1/2 1/4 होगा, और यहाँ 1/4 लगा हुआ तभी वो कैंसिल हो सकता है। भाई यहाँ 1/4 लगा हुआ तो यहाँ भी 1/2 और 1/2 होना चाहिए, और जबकि इसको करते हो तो यहाँ 1/4 बन जाता है, लेकिन यहाँ 1/2 बनेगा, यहाँ 1/4 बन जाता है, यहाँ 1/4 बन जाता है, इस कारण इसका आंसर थर्ड है। इसको सॉल्व करो, म्यू की वैल्यू रख दो। म्यू क्या होता है? एवरेज ऑपरेटर है, e⁻1/2 + e⁻1/2/2। ऐसे इसमें आएगा, gx में लगा देना, इसमें लगा देना, सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा μf(x) gx, थर्ड आंसर। ठीक है, इसके बाद प्रथम अंतर 104 मैंने कराया था शायद, क्रमगुणित नोटेशन में थोड़ी ना था। 104 का हो गया थर्ड। हाँ जी, इसका आंसर फर्स्ट था। हाँ तो रख दो वैल्यू, 4 वैल्यूज के लिए कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेटर का यूज तो करना ही पड़ेगा भाई। सिम्पसन 1/3 है, और सिम्पसन 1/3 से पूछा, सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला होता है h/3। 3/8 है क्या? अच्छा 3h/8। y0, यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये y0 है, इधर से y0 आएगा, y1 y2 और y3, तो ये आता है प्रथम प्लस अंतिम पद प्लस 3 इंटू 3 के गुणजों को छोड़ दीजिए, तो 3 का गुणज यही आता है, इसको छोड़ देंगे तो क्या बचा? y1 y2। अब 3 के गुणज छोड़ने के बाद फिर क्या आता है? प्लस 2y3। अब वो तो पहले ही आ चुका है, वो तो पहले ही आ चुका है। अब इसमें वैल्यू रख देना इनकी, इसकी 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 और इसकी, ये 4 वैल्यू रख देना, ये आता है पहला ही पहला आंसर आ जाता है इसका 3.09329। पॉइंटों में है भाई, ये तो करनी ही पड़ेगी आपको कैलकुलेशन। तो 105 का आंसर जो आ जाता है, एक आध क्वेश्चन तो आता है चाहे 4 वैल्यूज के लिए, पर जोड़ना और गुणा करना तो आपको ही पड़ेगा ना। फर्स्ट आ जाता है 105। ये तो कैलकुलेशन पॉइंटों वाली बचपन से सीखते आ रहे हो। एक बार क्या आंसर पता चल जाते हैं आपको, रिपीट होता है क्वेश्चन, कम से कम आंसर तो सही जाए। कहाँ निकाले को एच अंतर निकाल लेना इनका, π/6 नहीं आ रहा एच, और पाई का मान 3.14 होता है, या 22/7 यूज कर लेना, और ये दे ही रखा होगा पाई का मान, ये ले लेना। ठीक है, देते रहना भाग और करते रहना गुणा। ठीक है, जो भी है ये मैंने कराया था, समान अंतराल के लिए था, डेल डॉट में और डेल में अंतर था।
कौन सा था इसका? फर्स्ट था। 106 का आंसर था 4/3 डेल क्यू एफ एक्स नॉट, फॉर्मूला बताया था। इसका थर्ड था शायद, इसका थर्ड था 107 का। आज ये 4 वैल्यूज के लिए आ गया तो माइनस में आएगा। सेकंड था 108 का। अब वो ये वाला गॉस का तृतीय सूत्र था, थोड़ा सा करेक्शन था जो मैं आपको बता चुका था 109 में। आरपीसी ने तृतीय सूत्र माना है और कृष्णा पब्लिकेशन की किताब में थर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ है। ना आरवीडी में लिखा हुआ, ना जीपीएच में लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ गॉस के पक्ष का परिवर्तित रूप, ठीक है। और वहाँ पर लिखा हुआ केवल थर्ड फॉर्मूला, और आरपीएससी ने आंसर की में इसको गॉस का तृतीय सूत्र माना था। इसका आया था भाई ABCD फैक्टोरियल 10, यानी कि 110 का आंसर था आपका कितना? 3। हाँ जी, ये मैंने आपको कराई था 53.87 था, 53.8733 538733, ठीक है, या इसके नज़दीक मिलेगा आपको आंसर। ये कराया था क्या? 254 था, 0.254 कल ही बताए थे। इसमें तो आप कोई दोहराए नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। वो पॉइंटों में वैसे वैल्यू दे रखी है 0.254। ये 0 to 3 नहीं है, ये 0 to 6 होगा। 7 कोटि का उपयोग कर log 2 का मान निकालो। तो इसका आंसर मैंने आपको सीधा ही सीधा बता रखा था 0.6933। भाई बैडले का एक ही एग्जाम्पल दे रखा था, एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी यानी कि किताब में, और 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था। किसके? हाँ तो 0 से 6 करो ना इसको। हाँ तो ये अरे भैया को समाकलन करेगा तो log 2 का पूछा, 0 to 1 में किसका क्वेश्चन है? कॉलेज लेक्चरर का है। फिर ये 0 to 1 होना चाहिए, फिर ये log 6 हो जाता है, और 0 to 1 किताब में दे रखा है ना, 0 to 1 ही होगा, फिर 0 to 1 ही होना चाहिए। फिर भाई 0 to 1 पे ही log आ सकता है। इसका समाकलन कितना होता है? log 1 + x, और यहाँ से वैल्यू हो गई 0, इधर हो गई 1, ये हो गया अब आपके पास log 2 माइनस log 1। log 1 का मान 0, तो log 2 तो ऐसे ही आ सकता है, और log 2 ऐसे ही आ सकता है, तो ही आपका निकल सकता है। फिर आपको याद आ रहा होगा तो फिर मैंने 0 to 1 1/1 + x के समाकलन भी बताए थे आपको। 0 to 1 1/1 + x के समाकलन भी बताए थे। एक तो हमने आपको बताया था, कुछ याद आ रहा हो, एक 1/1 + x² के भी बताए थे, सैमसन 3/8 से, बैडले से, तो कई प्रकार से बताए थे। तो इसका आंसर ये तो आएगा नहीं, फिर 0.6933 दूसरा आंसर आएगा log 2 का मान बैडले से। या फिर सॉल्व करो। कौन सा है ये? क्वेश्चन दे रखा है। छठे में आंसर कितना है? 7th के छठे। $0.69 315 है।
तड़ी होना चाहिए आंसर तो। ये देखो उसमें तो दे रखा 0.69 सिम्पसन 1/3 और 3/8 से। इसका आंसर सिम्पसन 1/3 और 3/8 से 0.69 दे रखा है। जब सिम्पसन 1/3 और 3/8 से करते हो और बेडले से थोड़ा सटीक मान आता है, बेडले से थोड़ा सटीक मान आता है, तो यही होना चाहिए अभी तक तो आंसर। अभी तो इसको लगा लो, फिर मैं इसको एक बार कल कंफर्म कर दूंगा, सॉल्व कर लूँगा आज से, और यहाँ तो टाइम ही बर्बाद करूँगा सॉल्व करने में, ठीक है, आपका भी टाइम बर्बाद होगा। अभी तो ये लगा लो, बाद में देखते इसको, है ना। क्या 0 to 1 कर लो, अभी तो 0 to 6 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 6 डिवाइड कर दो, 1 माने 0/6, तो 7 कोटि कह दी ना उसने। पहला हो जाएगा जैसे कि 0 हो गया, अगला हो जाएगा 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6, फिर 4/6, फिर 5/6 और फिर 6/6। यहाँ से y0 का मान निकाल लेना, यहाँ से y1 निकाल लेना, यहाँ से y2 निकाल लेना, फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखना, फिर आंसर आ जाएगा। ये है ना, फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकालना, कैलकुलेशन तो है ही है। अजी इसका आंसर कितना था? 114 का आंसर बोलो। डेल माइनस नेबला बटे 2। डेल प्लस नेबला अपॉन 2 सेकंड था इसका, है ना। ये वास्तविक मूल 3 दशमलव स्थानों तक 2.0897, यही तो था। 2 के नज़दीक आता है ना, 3 पे तो 16 पहुंच जाता है, बहुत दूर, और 2 पर 0 के नज़दीक होता है, 1 ही आता है, तो 2 के नज़दीक लिखना है 2.0897। इसके बाद fx को किस घात का बहुपद लिया जाता है? बोलो, द्विघात बहुपद आता है। 116 में था आंसर नंबर 3। एक ये वाला क्वेश्चन आया था, प्रथम सन्निकटन होगा तो आप जानते हो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? फॉर्मूला याद है नहीं है? xn+1 तीसरा आएगा, हाँ तो लगा लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला 2 लिखाए थे मैंने उसकी मिथ्या स्थिति विधि के। xn+1 बराबर xn माइनस fxn, xn माइनस fxn, f, यही तो बताया था। कन्फर्म है? ठीक है, तो मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ता है। 117 का 3 हो गया, इसका 98 था, कल ही बताया था। अब देखो पूरी टेबल बना के दे दी थी, बट यहाँ करेक्शन कर लो, यहाँ पर करेक्शन कर लो। देखो दिक्कत आएगी आपको, ये डेल नहीं है, या तो डेल डॉट लिखो इसे, या डेल क्रॉस लिखो, ऐसे विभाजित अंतर है ना, ये देख लो, आप ही देख लो। जैसे कि यहाँ से ये क्या दे रखा है इसमें, 4/26, अच्छा 2 बार दे दिया कि 4/26, हाँ तो गलत हो गया, वो देख लेना है ना। देखो 26 माइनस 4 और 2 माइनस 0 2, 26 माइनस 4 22, 22 में 2 का भाग देंगे तो 11, तो विभाजित अंतर ही तो है, विभाजित अंतर। और वैसे भी आप देख सकते थे कि असमान अंतराल है, 0 2 फिर 3 था और फिर 4 था, तो यानी कि असमान अंतराल था। और असमान अंतराल के लिए अगर आप इसे लगाते हो तो असमान अंतराल के लिए न्यूटन वाला फॉर्मूला लगेगा, न्यूटन का विभाजित, और न्यूटन का विभाजित लगेगा तो उससे हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है? 98 आता है। फिर भी अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। प्रतिस्थापित करने पर सिम्पसन का 1/3 नियम प्राप्त होता है, n का मान 2 रखने पर। ये क्वेश्चन आपके काफी रिपीट होते हैं, 119वां क्वेश्चन था आपका। हाँ जी, न्यूटन रेफसन सूत्र है लगभग समान मूलों के लिए, कौन सा था? हाँ तो वो करेक्शन किया था ना, नहीं किया? समान मूलों के लिए डबल डेरिवेटिव वाला ही आएगा, थर्ड ही आएगा।
एक्स एन माइनस 2f(xn) अपॉन f"(xn) था क्या? समान मूलों वाले कराए थे ना, 2 मूल पुनरावृत्ति हो, m मूल पुनरावृत्ति हो, फॉर्मूला नहीं लिखाया था मैंने फॉर्मूला तो लिखवाया था ना, कितना था? 2f(xn) अपॉन f"(xn) आएगा क्या? वो देख लेना, कंफर्म करना है। रिपीट नहीं करते क्या? पढ़ते नहीं हो क्या? वापस जाकर xn माइनस 2f(xn) अपॉन f'(xn) ये था शायद, इसको कर लो भले, 2f(xn) अपॉन f'(xn). फिर भी एक बार और कंफर्म कर लेंगे इसको, है ना, 2 मूल समान आते हैं तो 2 समान मूलों के लिए जब m मूल समान आते हैं तो क्या फॉर्मूला था? xn माइनस m f(xn) अपॉन f'(xn). ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेंगे, या तो फर्स्ट होगा या थर्ड आंसर होगा इसका। अगर करेक्शन करते हो तो फर्स्ट होगा, नहीं अदरवाइज फिर थर्ड लगाएंगे, और नहीं मिलता है तो फिर थर्ड लगा देंगे, f'(xn) से लगा देते, थर्ड हो जाएगा। और समान मूलों के लिए मैंने लिखाया था क्या? एक मिनट रुक जाइए भाई। थर्ड ही है भाई, समान मूलों के लिए थर्ड है। देखो ये दे रखा पेज नंबर 344, पेज नंबर 344 पे कैलकुलेशन करने के बाद ये आता है, लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले लगभग बराबर मूलों के लिए न्यूटन रैप्सन विधि, इसमें शुरुआत में दे रखा है xn प्लस 1 बराबर xn माइनस f'(xn) अपॉन f'(xn). इसे सॉल्व करते तो फिर दूसरी कैलकुलेशन निकल के आती है, तो सॉल्यूशन करने के बाद था। तो इसमें तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो थर्ड ही लगाएंगे अब यहाँ से, xn प्लस 1 बराबर xn माइनस f'(xn) अपॉन f'(xn), पेज नंबर 344, पेज नंबर 344। ठीक है, 120 हो गया। इसके बाद आगे और बढ़ जाते हैं और क्वेश्चंस के आंसर लगा ही लेते हैं एक बार। आज 120 तक हो गए, बाकी कल कराई देता हूँ, आंसर बता देता हूँ उनके, वो एक आध दो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे हैं। हाँ, लगभग मोस्टली कराई दिए क्वेश्चंस, एक आध दो क्वेश्चंस रुके हुए हैं और क्या है। ये वाला है ना, इसमें एक करेक्शन कर लीजिए, अभी आपका हो जाएगा। बराबर लिख लेना इसकी, है ना, बराबर, मैं इधर की साइड लिख रहा हूँ उस बराबर को, है ना, बराबर पूरा क्वेश्चन नहीं है। बराबर 2y x प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर लेना राइट हैंड साइड को, डेल स्क्वायर को खोलना जानते ही हैं, 1 to 1 प्लस माइनस प्लस में, और इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका -1। बराबर में ये कर लेना, बराबर में नहीं लिखा हुआ ना तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तभी आपसे ये सॉल्व नहीं हो पाया, तभी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाया। तो बराबर में मतलब इसके बराबर में ये दे रखा है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, और ए का मान आ जाएगा, और हमसे 8a का मान पूछा है तो 8a का मान आ जाएगा -1। ठीक है, ये बराबर में दे रखा था, तभी तो इक्वेशन सॉल्व होगी। 122 लिख लिया ना, ये बराबर में कर लो, इसको करेक्शन कर लिया ना।
कि नहीं किया? वेरी गुड। हाँ जी, इसका था ये क्रमनिर्णय नियम की पालना नहीं करता, ये बताया ही था चौथा। इसके बाद वही वाला क्वेश्चन है, प्लस का आएगा 1/ABC, अगला निकालते तो माइनस के 1/ABCD आता। 123 में आ जाएगा थर्ड। हाँ जी, 124 मैंने कराया ही था, लांगराज से भी कराया था और उससे भी कराया था। कितना आया था इसका मान? 17। इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 17। छुरा हो छुरा हो छुरा। अजय ये करा दिया था क्या? भाई देखो, ये तो पता है नेबला के पदों में आते हैं तो सभी प्लस में आएंगे, ठीक है, ये तो सही है। गलत पूछा है इक्विवेलेंस ई की पावर एस डी, और यानी 1 + डेल, ये भी सही है, ये भी सही है। डेल माइनस नेबला, डेल इंटू नेबला, ये भी सही है, तो ये गलत है। यानी कि नेबला इक्विवेलेंस होता है आपका किसके? डेल ई इनवर्स के। तो ये फोर्थ लगा लेना इसमें। 125 में 4 गलत था। एक 126 करा दिया था क्या? ऑप्शन से देख लिया करो। नहीं नहीं, क्या करते हो? 0 रखने पे 1 आ जाना चाहिए, रखो। इस पे 1 आ रहा है, इस पे 1 आ रहा है, इस पे 1 नहीं आ रहा है, तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। फिर 1 रखने पर 3 आ जाना चाहिए, 1 रखने पर क्या आ जाना चाहिए? 3। अब इसको खोलना जानते हो आप, क्या खोलते हो इसको? x माइनस 1, इसे 2x रखोगे, इसे 1। अब 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। x बराबर 1 पर कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। अब देखो, इसमें भी रखेंगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा। 1 रखेंगे तो यहाँ ये बचेगा, अब आपका x ही बचेगा। तो 1 रख रहे हो तो 1 + 1 2 होगा। ये माइनस का 3 + 2 माइनस का 1 आएगा, और ये -1 0 हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन है ये, इसको खोल देना। x × x - 1, इसको 2x + 1। अब 0 रखने पे तो 1 आ जाना चाहिए, आ रहा है, और 1 रखने पर 3 आ जाना चाहिए, आ गया, और 2 रखने पर 7 आ जाना चाहिए। 2 रखोगे तो ये 2 बचेगा, ये 4 और 2 6 और 1 7, 7 आ गया। यही सेटिस्फाई कर रहा है। क्रमगुणित को खोलना तो जानते हो ना, तो खोल कर भाई ऑप्शन सेटिस्फाई करा लिया करो। किससे किया आपने इसको? वाई ऑप्शन किया। मेथड कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा, ऑप्शन से ही करेंगे, अगर ऑप्शन से होता है तो। नहीं होता तो लगा देते। हो गया ना? 126 हो गया। 127, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन वैसे तो मेथड से काफ़ी लंबा पड़ता है, बट एग्जामिनर के पास एक ही बहुपद होता है, द्विघात बहुपद देता है हमेशा, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद में वो मोस्टली जो टर्म होती है आपकी इस प्रकार होती है, ax² + bx + c। अब वो जैसे कि ये y होता है, अब एग्जामिनर क्या देगा कि क्या वैल्यू ली जाए कि ये सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि x बराबर 0 पर 1 आ जाए, यानी 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा? 1। तो यानी कि आपका बहुपद कुछ इस प्रकार मिलेगा हमेशा, अगर मिलता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन। अब रख के देखो ये सेटिस्फाई होता है क्या? 0 रखने पे तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब f1 + f2, हाँ जी, यहाँ f1 निकालना। f1 आ जाएगा 3, f2 कितना आ जाएगा? 4 और 2 6, 7 हो गया, 7 और 3 10, ये 10 हो गया। तो यानी कि अब f3 f4 f5 जोड़ेंगे तो ये 65 हो जाएगा। तो यहाँ से हमसे f4 की वैल्यू पूछी है, तो f4 कितना हो जाता है बोलो? 16 4 20 और 1 21। तो थर्ड आंसर हो जाता है इसका। मेथड से तो बहुत लंबा पड़ेगा ये। एक द्विघात बहुपद मान लो, इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करा लो, ABC की वैल्यू निकाल लो भले। 1 1 से ये सीधा सेटिस्फाई कर रहा था ना, हम तो नज़दीकी देख लेते हैं।
कि ऐसा कौन सा मान लिया जाए कि सेटिस्फाई कर जाए। F1 प्लस F2 बराबर 10 आ जाना चाहिए था। F0 की वैल्यू पता ही है, 21 आ जाता है भाई इसका आंसर। जो करा दिए हैं उनको छोड़ते चलना है ना। एक बार आंसर की आपको पता चल जाती है तो फिर दिक्कत नहीं रहती। आगे के तो आंसर लगे हुए हैं फिर भी, 43, 50 तक, 53 तक, 70 तक, बीच बीच में से कुछ बढ़ जाए आगे। अजी 128 का आंसर बताया था मैंने, कितना था? सेकंड बताया क्या था, निकाल के बताया था भाई, ऑप्शन है ना, कोई करेक्शन थोड़ी ना किया था, सेटिस्फाई कर गया था, सेटिस्फाई किया था कि नहीं किया था, है ना, ऑप्शन से करा था। साइन एक्स ये भी कराया था, थर्ड आंसर आया था -1/2 साइन एक्स 129। इसका फर्स्ट आया था 130 का, एक कराया था। 131 का 12 आया था, डेल क्यू है ना, तो ये फैक्टोरियल 3, 6 दूनी 12, ये था। 132 में मैंने यहाँ हाइपरबोलिक करवाया था और इसका आंसर सेकंड बताया था फिर, क्योंकि दो ऑप्शन गलत थे फिर इसमें। अजी 133 का आंसर क्या बताया था? फर्स्ट ही था। ये सब बोर्ड पे कराए हुए हैं, कोई 2-4 क्वेश्चंस को छोड़कर, उनके सॉल्यूशंस आपको दे देंगे हम। अजी ये फिर रिपीट था, b - a/2n, n वे उपअंतराल की लंबाई, n घात का n+1 विभाजित अंतर कितना होता है? 0। n वा अचर होता है तो अगला 0 होता है। ये कराया था, इसका मूल किस किस के बीच में था? 2 और 3 के बीच में था। ACF वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड था फर्स्ट ईयर का, 15 आया था, 2-3 विधियों से पढ़ाया था ये क्वेश्चन। इसने कहा है कि समाकलन का सिम्पसन एक तिहाई नियम से यथायथ है, उसकी घात निम्न से अधिक ना हो। अधिकतम 3 घात का बहुपद के लिए हम त्रुटि का मान 0 कर सकते हैं। ये कराए हुए क्वेश्चन से बस एक बार आंसर चेक कर रहे हैं। कैसा होता है ट्रेपीजोइडल से? रेखीय होता है, एक घात का ही तो होता है। हाँ जी करा दिए हैं, बस एक बार आंसर कंफर्म कर रहे हैं इनके। 140 था, बहुपद की घात कितनी होती है बोलो? 2 होती है। त्रुटि की बात करेंगे तो 3 ले लेंगे, और वैसे भी बहुपद कितना आता है? 2 घात का आता है। अब ये 2 घात का है और डेल 4 वाला लगा हुआ, तो डेफिनेटली क्या आएगा? 0 आएगा। n+1 का अंतर 0 होता है। 0 to 1 ये करा दिया था क्या? दो पंतराल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, वो पंतराल 2 हैं और पॉइंट कितने चाहिए? 3 चाहिए, बस सीधी बात है। तो देखो ये था हमारे पास, एक तो 0 हो गया, एक अगला पॉइंट हो गया 1/2 और हो गया 1, ये x के मान हो गए और ये y के हो गए। यहाँ fx कितना है बोलो? y बराबर fx, ये है आपका x+1। h कितना लिया है आपने? h बराबर लिया 1/2, भाई 2 ही तो उपअंतराल बनाने, एक और एक 2। 0 रखो इसमें तो 1 आ जाएगा। अब 1/2 रखो, 1 + 1/2 3/2, तो 2/3 हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे 1 तो ये 1/2 हो जाएगा। ये y0 की वैल्यू होती है, ये y1 की वैल्यू होती है और ये y2 की वैल्यू होती है। फिर सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला जानते हो, सिम्पसन 1/3 hy3
प्रथम प्लस अंतिम पद, प्रथम प्लस अंतिम पद, 2 इंटू समपद, 4 इंटू विषम पद। तो 2 इंटू समपद, तो सम वाला तो चला ही गया है क्या, नहीं है ना। 2 इंटू समपद और 4 इंटू विषम पद। विषम कौन सा है, y1 है। h का मान 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3। y0 कितना है, 1, इसका मान कितना है 1/2 प्लस 4, और ये कितना है 2/3। ये कितना आएगा बोलो, 1/6। ये हो जाएगा 3/2, और ये 8/3। ये हो जाएगा 1/6। 9 प्लस 16 25। ये 9 प्लस 16 25/6, और 6 इंटू 6 25/36। एक बड़ा सा क्वेश्चन था, उसमें भी 25/36 ही आया था, है ना। ये MSc एंट्रेंस का है 2013 का, तो 25/36 था। फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चंस हो जाते हैं। ऐसा आ जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी पॉइंटों में आ जाती है ना समस्या। पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनकी कैलकुलेशन जटिल ही होती है। या तो छोड़ो, या आंसर पता होना चाहिए सीधा। अजी लिख लिया ना, थोड़े से आंसर और बचे, उनको और लगा देते हैं फिर। सैंतालीस 50 में बचा बस है। £53.87 आ जाएगा 47 का। तो और ये 53.87 सॉल्व करो इसको। बिना सॉल्व कैसे लिखेंगे इसका आंसर। क्या होता है, एक तो पहले आंसर की लगी हो, उसमें करेक्शन की गुंजाइश रहती है, लेकिन साथ के साथ करते हो तो कोई करेक्शन नहीं बचता। पढ़ने के बाद करते हो तो फिर कोई करेक्शन नहीं बचता, आप साथ के साथ आंसर टिक करते हो तो फिर कन्फर्म ही करते हो क्वेश्चन को हमेशा। हो गया नहीं। हाँ जी, 143 का 2 था, 144 का 4 था, 143 का 2 था। एक बहुत बार क्वेश्चन आया है, देख रहे हैं 1/ABC वाला। 145 का कितना था, 6x था। 146 का 1 था, ये निकाला था। 147 का 2 था, 53.87। ये कॉलेज लेक्चरर में भी आ चुका है। इसका 25/36 ही आया था, और मैंने 2 के लिए भी 2 के लिए भी आंसर बता दिया था इसका। जब मैंने ये कराया था, मैंने 2 के लिए पूछे, तो इसका आंसर ये आएगा। डेल क्यू था, डेल क्यू, इसका आंसर आया था 36। ये 25/36 था एक, तो एक का 36 था, इसका वही था 53.87। क्या किताब से देते हैं ज़्यादातर। इसका भी कितना था, 36 था। डेल इंटू नेवला, डेल माइनस नेवला के बराबर होता है, और डेल्टा स्क्वायर के बराबर होता है। इधर से अगर हम चर्चा करें, HN इंटू फैक्टोरियल N है, इसका कितना था, 4 था। इनमें से कोई नहीं था। ये फिर से रिपीट हुआ था MSc एंट्रेंस का क्वेश्चन 154, इसका फर्स्ट था। एक 155 फर्स्ट था। ये कराए हुए क्वेश्चन से बोर्ड पर है ना।
156 का 2 था, 2 बार आया था। 157 का भी 2 था। 158 का कितना था बोलिए? 1। 159 का, 160 का फर्स्ट था। 161 को सॉल्व करना पड़ेगा। एक 161 करा दिया क्या मैंने? 161 को सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ भाई, ऐसा गुणांक देखो जिससे सिम्पसन 1/3 और ट्रेपीजॉइडल दोनों लग जाएं। और सिम्पसन 1/3 के लिए n का मान कम से कम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी 2 पंतराल होनी चाहिए। 2 पंतरालों में विभाजित कर लो। तो देखिए h बराबर तो ले लीजिए 1 और n का मान ले लीजिए 2। तो यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा y। अजी 0 1 2, जिसकी वैल्यू बोलो कितनी आएगी? y0 y1 y2, यही तो आएगी। अब हमसे पूछा है कि सिम्पसन ट्रेपीजॉइडल से सॉल्व करते हो तो इसका मान 4 आता है, और अगर सिम्पसन 1/3 से सॉल्व करते हो तो इसका मान कितना आता है? 2 आता है। तो f1 का मान पूछा है। ये y0 y1 y2 हो गया। हाजी सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ट्रेपीजॉइडल नियम से। हाजी ट्रेपीजॉइडल फॉर्मूला क्या होता है? s तो बाहर आएगा, प्रथम प्लस अंतिम का औसत, y2 का औसत, मध्य पदों की कोटियों का योग, यानी कि y1 आ जाएगा। अब इसका जो मान है वो कितना दे रखा है? 4। तो बराबर में कर देते हैं इसको 4, और h का मान 1 है ही, तो ये 1 हो जाएगा। ये y0 प्लस y2 प्लस 2y1 बराबर में हो जाएगा 8। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब ट्रेपीजॉइडल हो गया। अब सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला होता है आपका h/3, प्रथम प्लस अंतिम पद, y0 प्लस y3 y2 प्रथम प्लस अंतिम पद, फिर आता है 2 इंटू सम पद और 4 इंटू विषम पद। अब सम तो है ही नहीं, विषम ही बता है, तो 4 इंटू विषम पद। ठीक है। अब y0 प्लस y2 का मान निकाल लूँ मैं यहाँ से। h और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी बोलो? 2 थी, 2 थी। आजे h का मान कितना है बोलो? 1 1/3। हाजी y0 प्लस y2 का मान निकालो, यहाँ से कितना आएगा? 8 माइनस 2y1, और ये प्लस का 4y1 बराबर में 2। अजी ये हो जाएगा 6 8 2y1 बराबर 6। तो 2y1 बराबर -2, y1 बराबर -1। नहीं है ऑप्शन? हाँ तो यही आएगा, और क्या? -1 कर लेना इसको। फर्स्ट ऑप्शन में -1 कर लेना। जो आपके एक आध क्वेश्चन बच्चे हैं उनके सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे आज इवनिंग तक ही। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कल जैसे मॉर्निंग में 10 15 20 मिनट आप क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो। अब न्यू पोर्शन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, किसका?
कौन सा कौन सा? अरे आता ही नहीं है, क्यों वैसे परेशान होंगे उसको। तो वो उसी बेस पर है, मतलब वही पूछेगा कि भाई सिम्पसन 1/3 कब मिल सकता है न्यूटन कोट से। सेम प्रोसेसिंग है, क्योंकि वो न्यूटन कोट का उससे ही बनता है, न्यूटन वाले फॉर्मूले से ही, जो वो बना था आपका न्यूटन का क्षेत्रकलन सूत्र, उसी से बनता। बस आधे रास्ते से उसको बदल देते हैं, आधे रास्ते तक सेम चलता है और आधे रास्ते के बाद उससे बदल देते हैं। फिर दिक्कत आती है तो मैं आपको भेज दूंगा, पिछले साल पढ़ाया हुआ जो, पढ़ के देख लेना। अब क्या और भी बैठे हुए हैं, आना है नहीं क्वेश्चन, व्यर्थ में आप माता पच्ची करेंगे, उसके साथ में रिजल्ट निकलना नहीं है कुछ। लास्ट ईयर भी पढ़ाया था मैंने, एक ही बैच में पढ़ाया था बस, और किसी में नहीं पढ़ाया, क्योंकि आने के चांसेस होते नहीं, कभी आया नहीं। पिछली बार भी नहीं आए थे दोनों पेपर में। हाँ जी, लिख लिया ना। अब देखो भाई, परसों आपको रियल की सीट मिल जाएगी, कोशिश करेंगे कल मिल जाए। अभी मैं थोड़ा सी जो कमी है वो कंप्लीट करवा लेता हूँ, और नहीं तो परसों आपको 100% रियल की सीट मिल जाएगी। देखिए भाई, ये लिख लिया ना सभी ने। हाँ, 2-3 क्वेश्चन बच्चे हैं, 2-3 पेज छोड़ लो बस, वो कर लेना आप, भेज दूंगा सॉल्यूशंस। हाँ, सॉल्यूशंस भेज दूंगा, आज ही डाल दूंगा इवनिंग। हाँ जी, हो गया। देखो भाई, वास्तविक विश्लेषण, वास्तविक विश्लेषण। अब सुनिए, अगर इसकी बात करें रियल एनालिसिस की, रियल एनालिसिस की अगर हम बात करें, इससे पहले लास्ट वाले पेपर को छोड़ दो, इससे पहले पुराने अगर मैं पेपर उठा के देखूं या आप देखते हो, तो 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आप। वास्तविक विश्लेषण की किताब से 4 क्वेश्चन से ज़्यादा कभी नहीं मिले, लेकिन इस बार 8 क्वेश्चन थे। अब 8 क्वेश्चन कब थे? 8 क्वेश्चन जब आए जब एक टॉपिक और हटा दिया गया रीमान समाकलन का, एक टॉपिक और कम कर दिया गया था रीमान समाकलन का। उसके बावजूद भी कितने क्वेश्चन आए थे? 8। एवरेज थी 4 या 5 की, कि भाई 4 या 5 से ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन 3 क्वेश्चन ज़्यादा चले गए थे। और कन्वर्जेंट 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 और कन्वर्जेंट एक ही टॉपिक है, इसमें कन्वर्जेंट मेनली। तो वास्तविक विश्लेषण जो पढ़ते हो उसमें मेन जो टॉपिक है वो है कन्वर्जेंट, एक मैक्सिमा मिनिमा वाला टॉपिक पड़ता है, यानी एक तो अभिसरण है और एक आपका मैक्सिमा मिनिमा वाला केस भी पड़ता है, एक आपका सुप्रीमियम और इन्फीमियम वाला केस पड़ता है, उच्चतम और निम्नतम वाला मान। ठीक है, वहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ऑप्शन का भी उपयोग कर लिया करो जब क्वेश्चंस बन के आता है तो। ठीक है अजी, वास्तविक विश्लेषण में सिलेबस की अगर मैं चर्चा करूं, सबसे पहले तो आपकी जो सिलेबस में दे रखा है पूर्ण क्रमित क्षेत्र, पूर्ण क्रमित क्षेत्र, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। पूर्ण क्रमित क्षेत्र, कौन कौन सा पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है और कौन कौन सा नहीं होता? तो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड एक दे रखा है आपके पास, सुप्रीमियम और इनफीमियम, उच्चक और निम्नक, उच्चक निम्नक, यानी कि सुप्रीमियम और इनफीमियम, सुप्रीमियम और इनफीमियम। ठीक है, ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है।
अब इसमें तो क्वेश्चन आया नहीं, पता है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड पढ़ने के लिए ये आना चाहिए सुप्रीम और इन्फीमियम का कॉन्सेप्ट। तो इससे क्वेश्चन आया था पिछली बार सेकंड ग्रेड में 2018 में। फिर उसके बाद आपका आता है सीमा बिंदु, सीमा बिंदु, आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु, विवृत समुच्चय, समृत समुच्चय, विवृत समुच्चय और समृत समुच्चय। एक आपने पढ़ा होगा क्लोज सेट, ये तो क्लोज सेट हो गया, ये आपका हो गया ओपन सेट। लेकिन एक पढ़ा होगा आपने क्लोज इंटरवल, समृत अंतराल, और एक विवृत अंतराल। वो अलग चीज होती है और ये सेट अलग चीज होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो यानी कि यहाँ से हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट, इसको बोला जाता है लिमिट पॉइंट। इसको बोला जाएगा इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट, सेट सेट पढ़ रहे हैं, सेट एक चीज ध्यान रखना। और यहाँ से क्लोज सेट, इंटरवल नहीं है, सेट पढ़ रहे हैं, ओपन सेट, क्लोज सेट। 3 पॉइंट तो ये हो गए रियल में जो हमें पढ़ने ही पढ़ने। एक क्वेश्चन तो इस बार भी आपको इन 3 पॉइंटों से कम मिलेगा। लेकिन इस बार जो पेपर गया था यहाँ 2 क्वेश्चन मिले थे, एक तो यहाँ से आया था और एक क्वेश्चन आया था आपका उच्चक निम्नक वाले पोर्शन से। कितने हो गए थे? 2। अब बचे हुए 6 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? कन्वर्जेंट, 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 बस और कुछ बचा ही नहीं। पर वहीं से आए थे 6 क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद फिर आता है आपके पास अनुक्रमों का अभिसरण, अनुक्रमों का अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का क्वेश्चन है, सीक्वेंस अनुक्रम, कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस। जैसे कि उस दिन भी बताया था मैंने आपको। अब देखो यहाँ सबसे बड़ा जो रोल है ना वो अभिसरण का ही है। जब पिछली बार 8 क्वेश्चन आ चुके हैं, इस बार कम होंगे होने को तो, बट ये है कि क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और कभी कभार आरपीएससी एक ही रूल भी अपना लेते कि इस बार 8 दी कन्वर्जेंट में, इस बार भी दे दे। फिर अनुक्रमों के अभिसरण के बाद हम पढ़ते हैं श्रेणियों का अभिसरण। पहले पढ़ते हैं धनात्मक श्रेणियों का अभिसरण। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिले आपको। धनात्मक श्रेणियों का अभिसरण, पॉजिटिव टर्म सीरीज, कन्वर्जेंट ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। अब देखो यहाँ अनुक्रम है और अनुक्रम के पदों को जोड़ दो, श्रेणी बन जाएगी अनंत श्रेणी। आपको कुछ पता हो जैसे रामानुजम थ्योरी हम बताते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, और इनका अगर हम जोड़ करते हैं, भाई नेचुरल नंबर को जोड़ो अनंत तक, तो कितना जोड़ आना चाहिए? अनंत आना चाहिए। कितना आना चाहिए भाई? 1 2 3 4 5 7 8 9 10। भाई इनको जोड़ोगे तो अनंत ही आएगा। भाई इन्फिनिटी तक जा रहा है, इनका जोड़ अनंत आना चाहिए। लेकिन रामानुजम थ्योरी ये कहती है कि इसका जोड़ उन्होंने माइनस का 1/12 बताया था। अब जब किसी अनंत श्रेणी का जोड़ कर रहे हो और उसका जोड़ परमित आ जाए तो वो कन्वर्जेंट हो जाती है। जबकि अगर हम पढ़ते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, ये डाइवर्जेंट आती है, यहाँ डाइवर्जेंट होगी तो रामानुजम थ्योरी फेल हो जाती है वहाँ। जबकि एक फिजिक्स की किताब के अंदर ईट इक्वेशन के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज भी कर रखा है, माइनस का 1/12, बहुत बड़ी इक्वेशन निकाल रखी है उसके लिए, और वो यूज भी हो रही है। तो वो रामानुजम थ्योरी थी। अगर आप इनको फेल करते हो, उन्होंने नंबर सिस्टम पे ही सबसे ज़्यादा वर्क किया था। सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है नंबर सिस्टम। अगर आप चाहो तो क्या सुबह से शाम तक लगे रहो नंबरों के साथ में, कुछ ना कुछ तो नया रिजल्ट निकल के आ ही जाएगा। ये चीज़ें होती हैं।
अब ये धनात्मक श्रेणियों का अभिसरण, इससे भी क्वेश्चन था पिछली बार। फिर आता है आपका एकांतर श्रेणियों का अभिसरण, इससे भी क्वेश्चन था। एकांतर अल्टरनेटिव, एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह, एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह। एकांतर श्रेणियों का अभिसरण, बताइए एकांतर श्रेणियों का अभिसरण, ठीक है भाई। एकांतर श्रेणियों का अभिसरण, एकांतर श्रेणियों का अभिसरण। अब आता है तीसरा कॉन्सेप्ट। अब चलो ठीक है, हमने अनुक्रम बना लिया, अनुक्रम से बना ली श्रेणी, पहले पॉजिटिव वाली फिर अल्टरनेटिव वाली, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। यहाँ तक तो ठीक था। पिछली अगर हम चर्चाएं करें तो पिछली कोचिंगों के अंदर यही था कि भाई सभी ने केवल यहीं तक पढ़ाते थे, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन बनता ही नहीं था। एमएससी एंट्रेंस में जरूर आया था, कभी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में कभी नहीं आया था। लेकिन जो एक टॉपिक लिखा हुआ था एक लाइन के अंदर, जो एक टॉपिक लिखा हुआ था एक लाइन के अंदर, उससे इस बार कितने क्वेश्चन दिए थे? 3 दिए थे। जो इसके बाद जो टॉपिक आएगा 3। अब 5 फिर भी कर दे तो 3 एक साथ छूटते हैं तो झटका सा लगता है। भाई रियल पढ़ के जा रहे हो और 3 क्वेश्चन छूट गए एक ही टॉपिक से। उस टॉपिक को हम पढ़ जाते तो तीनों की तीनों हमारे कैसे हो जाते? सही हो जाते। तो देखिए ये होती है फलनों की अनुक्रम। अब किसके अनुक्रम बन जाएगी? फलनों की अनुक्रम, फलनों की अनुक्रम व श्रेणी, दोनों ही किसकी हैं? फलन की। फलनों की अनुक्रम व श्रेणियों का अभिसरण। फलनों की अनुक्रम व श्रेणियों का अभिसरण। एक क्वेश्चन इसमें से था, 3 इसमें से थे, 4 एक क्वेश्चन यहाँ से था, 5 6 2 इसमें से थे, 2 3, तो टोटल 8 क्वेश्चन थे पिछली बार रियल में। अभी लेकिन एक प्रकार का अभिसरण और बचता है। अभी इसी में हमारे पास जब इसमें पढ़ते हो ना एकांतर श्रेणियों में, इसमें ही 2 प्रकार के अभिसरण आ जाते हैं, एक तो सापेक्ष और एक निरपेक्ष। यानी कि एक तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और एक कंडीशनली कन्वर्जेंट। यानी इसमें 2 प्रकार के अभिसरण और आते हैं, एक तो सापेक्ष होता है और एक निरपेक्ष होता है। एक तो होता है सापेक्ष और एक होता है आपका निरपेक्ष। निरपेक्ष को तो बोलते हैं एब्सोल्युटली और सापेक्ष को बोलते हैं कंडीशनली, यानी कंडीशन के अंदर कन्वर्जेंट निकल रहा है। अब इसमें क्या होता है, एक अभिसरण फिर भी एक और आता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, ना तो फर्स्ट ग्रेड में ना सेकंड ग्रेड में। और मैं अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड में केवल एक अभिसरण है। कौन सा है? ये पढ़ने, ये केवल 2 टॉपिक पढ़ने फर्स्ट ग्रेड वालों को। अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा और सेकंड ग्रेड की नहीं कर रहा है तो उसको केवल ये 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं बस। और कोई सेकंड ग्रेड की कर रहा है तो पूरे पढ़ने। फर्स्ट ग्रेड में केवल इतना सा टॉपिक है सिलेबस में और सेकंड ग्रेड में पूरा है। रियल अलग से नहीं दे रखी फर्स्ट ग्रेड में, वहाँ रियल के स्थान पर टोपोलॉजी है शायद। टोपोलॉजी भी नहीं है फर्स्ट ग्रेड में, तो मैट्रिक स्पेस तो है शायद, मैट्रिक स्पेस है, कॉलेज लेक्चरर में है। अब देखो, लेकिन कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देते हो या नेट का एग्जाम देते हो तो एक प्रकार का अभिसरण और आता है समाकलनों का, यानी कि अनंत समाकलनों का अभिसरण। बहुत समाकलनों का अभिसरण आता है, समाकलनों का अभिसरण, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसे तो लिखाने से कोई फायदा ही नहीं है। तो पिछली बार जो बच्चों ने ये टॉपिक छोड़ा था 3 क्वेश्चन थे, अब आरपीएससी ने इसमें से क्वेश्चन उठाने का ट्रेंड ले लिया, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो एग्जाम पेपर में यहाँ से इस बार भी आपको देखने को जरूर मिलेगा ही मिलेगा। इससे पहले एक रीमान का कॉन्सेप्ट था, रीमान अब हट चुका है, तो रीमान का एक भी क्वेश्चन करने का कोई दायित्व तो बनता नहीं, तो बस सीट में से मुझे रीमान वाला टॉपिक और उसके क्वेश्चन हटाने। इस कारण सीट आपको परसों प्रोवाइड हो जाएगी या लास्ट कल प्रोवाइड हो जाएगी। प्रयास करेंगे कि आज ही कंप्लीट हो जाए तो कल आपको मिल जाएगी, यानी कल कंप्लीट होती है तो परसों मिल जाएगी। ये टॉपिक हैं, केवल ये आपको पढ़ने, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ से आपकी शुरुआत होगी रियल नंबर से। सीक्वेंसली चलूँगा मैं, ऐसे नहीं कि पहले मैं इसको ले लूँ, शुरुआत से ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि शुरुआत से थोड़ा टफ पड़ता है मैटर, क्योंकि फिर इसको पीछे पढ़ाएंगे तो फिर वो टफ वाला पीछे पीछे रह जाता है। अब 2 क्वेश्चन तो आए ही हैं आगे से। अब सुनो, जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, उसमें एक पोर्शन जुड़ा हुआ टोपोलॉजी। कौन सा? टोपोलॉजी।
जो यहाँ पर सीख लेगा लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, सेम डेफिनेशन वही रहेगी, तो उसका सीधा बेनिफिट वहाँ उठा लेता। कोई एमएससी का पेपर दे रहा हो उसको बेनिफिट हो जाएगा सीखने में, ठीक है। ये सब टॉपिक जो है वहाँ पढ़ते हो आप। टॉपोलॉजी सांस्कृतिक की होती है, वो सेट पे बना दी है, पावर सेट पे बना दी है, पावर सेट पे कुछ कंडीशन लगा के अप्लाई कर दिए। हाँ, कल नहीं आना 7 बजे, वो कल इवनिंग के बैच में मुझे ध्यान नहीं रहा कहने की। जो भी है, मैं एक, या तो आप मुझे एक चीज़ बता, हाँ भाई, जो फर्स्ट एड वाले हैं वो 3 बजे आ सकते हैं शाम को, 5 बजे, अरे 1 मिनट, 5:30 बजे। अब एक समय वही होता है ना कि सीक्वेंसली सुबह तो एक गरीब बच्चा जग पाए नहीं जग पाए, लेकिन 3-4 बजे तो जगा हुआ है। इसके टाइम को भी मैं इंक्रीज कर दूंगा, कल मैं 11 बजे तक क्लास कर दूंगा इसको, कल या परसों से 8 से 11 है क्या। कौन क्लास 11:30 तक ही क्लास रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी क्लास, तो वही 11:30 तक, 11 तक, 11:30 तक यही रहेगी। कल तो नहीं आना, कल तो 8 बजे ही आना है, बट परसों से फिक्स कर देते हैं टाइम को, है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अब हर बच्चा की तरह थोड़ी नहीं चल हो जाए, कोई को टाइम कभी है, कोई का टाइम कभी। ज़्यादा दिन का टॉपिक है नहीं एमएससी वाले, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन या 22 दिन। और एक भी क्वेश्चन, जैसे कि 16 क्वेश्चन आए तो 16 में से 15 कर दोगे आप, उनसे बाहर ना के बराबर ही जाएंगे, ठीक है। वो क्या है कि वो पर्टिकुलर हमारे नोट्स में बने हुए, जैसे हम पढ़ते हैं, अब वो नोट्स आप देख लेना, जैसे एमएससी के नोट्स दूंगा मैं आपको, अब वो आप देखना कि मैं जब हम पढ़ते थे तो किस टाइप से अपने नोट्स तैयार करते थे, ऐसे मैं आपको सिखाता हूँ कि आप पढ़ोगे तो किस टाइप से अपने नोट्स तैयार करोगे। कि किताब का एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं होगा जो उससे बाहर चला जाए, बस रिजल्ट ही तो देखने, पढ़ने, समझने, अप्लाई करने, क्वेश्चंस बन के आ जाएगा तो अप्लाई कर देना, बात खत्म। ये चीज़ें यहाँ करनी होती है, क्योंकि भाई टाइम कम होता है। अब जैसे कॉलेज लेक्चरर का पेपर है, टाइम कम होता है, 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने, और के तो एक ही दिन दोनों पेपर होते हैं मैथ के, तो 3 और 3 6 घंटे बैठना है, और 6 घंटे में 300 क्वेश्चन करने। अब क्या क्या याद रख पाओगे, कुछ याद नहीं रह पाता। बीएससी का याद रखोगे कि एमएससी का याद रखोगे, या 11-12 का कुछ टॉपिक है तो उसे याद रखोगे, तो उसके लिए वो शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं लास्ट में। कहीं ऐसा नहीं होता कि मैं कॉपियों को पढ़ के जाऊँ, कॉपियाँ तो एक ही बार पढ़ी जाती हैं, पर शॉर्ट नोट्स होते हैं 4-4, 5-5 पेज के, उन्हीं को रिवाइज करते रहो कंटिन्यूस, वो याद हो जाते हैं तब तक। और बस दिखाई देता और आंसर टेक, दिखाई दिया आंसर टेक, इतना सा काम करना था। ये अगस्त लास्ट नहीं तो 15 सितंबर तक खत्म हो जाए। और एक तो 16 अगस्त से नया बैच बनाएंगे ना, अभी बता तो रहे हैं, एक बैच तो फिनिश कर देंगे, जो बच्चे न्यू हैं, न्यू एडमिशन्स है, वो नए बैच में ज्वाइन कर लेना, या इवनिंग वाले में कर लेना, जो भी अच्छा रहता है ना। तो 1.5 महीने मान के चलो लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्या चीज़, हाँ तो सब कुछ हो जाए, क्यों घबरा रहे हो, उनमें तो कहाँ टाइम लगता है, इनमें लगता है, क्योंकि ये आप बिल्कुल नहीं पढ़ के आते हो ना। अब रियल आप क्या सीख के आए होंगे पता नहीं, अब हम सिखाएंगे जब पता चलेगा, ठीक है। कल रियल थोड़ा सा पढ़ के आना, और नहीं पढ़ के आओ तो कोई समस्या नहीं है, कल से आपकी रियल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। ये टॉपिक है केवल, अब हो ही नहीं पाएगा टॉपिक स्टार्ट है।